हेलो और नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा पटवारी परीक्षा कराई जा रही है। उसका डिटेल्ड सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा। काफी ज्यादा डिटेल में सिलेबस वहां पर प्रोवाइड किया गया, एक एक टॉपिक जो है मेंशन किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं देखिए आज के इस टॉपिक की, तो वहां पर मेंशन्ड टॉपिक आपका ये रहता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसको समझें। और अगर आगे भी आप जो है वीडियो चाहते हैं कि साइंस या इसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक जो आपके वहां पर मेंशन किए गए हैं, और इसके अलावा हमारे पास लाइव स्टॉक यानी पशुपालन संबंधित जो टॉपिक वहां पर दिए गए हैं, इरिगेशन सिंचाई संबंधित जो दिए गए, या इकोनॉमिक्स के जो कुछ टॉपिक वहां पर मेंशन किए गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा वीडियो जो है आपके लिए हमारे द्वारा लाई जाए, तो आप जो है कमेंट करके टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, उस बेसिस पे आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोरी ऑफ डॉली, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि डॉली की कहानी के बारे में। अब डॉली कौन थी भाई, क्या जो है इसकी कहानी है, क्यों जो है इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ये कहानी की शुरुआत होती है रोजलिन के इंस्टीट्यूट से एक। ठीक है, रोजलिन स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट हमारे पास देखने को मिलता है एक। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट की अगर खासियत की हम बात करें, तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी संबंधित जो है रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहां से शुरू होती ये कहानी, जो शुरू होती है आपकी, ये शुरू होती है स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइफ स्टॉक पशुपालन संबंधित जो है पशुओं से संबंधित जो है काफी ज्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व थी, जैसे क्लोन बनाना हो गया, या इनके जो गोल्स थे, प्रोग्राम्स थे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम ये चलाते थे जिसमें हम जो है ऐसी प्रजातियों को विकसित करें जो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंतर्गत हो, या जिनमें देखा जाए कि वो जो है ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा उत्पादन करने वाली जो है नस्लें हो, ऐसी नस्लों को बनाने में जो इनका काफी ज्यादा योगदान और एक्सपेरिमेंट रहे हैं। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया 1996 में। ठीक है, 1996 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जहां पर एक सेल को लेकर के, यानी कि कोशिका को लेकर के जो है क्या किया गया भाई, वहां पर जो है क्लोन बनाने शुरू किए गए। क्लोन आप जानते होंगे, जैसे हम नॉर्मली देखा भी होगा मूवीज में, आपने देखा होगा कि क्लोन क्या होता है। देखिए, अगर हम समझें क्लोन को, तो क्लोन क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है जिस ऑर्गेनिज्म से वो तैयार हुआ है, यानी कि जो उसके पेरेंट हैं भाई, यानी कि जो उसके पेरेंट है उस पेरेंट से जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। जैसे कि अगर हम क्लोन को यहां पर देखिए समझे, तो क्लोन क्या रहता है, पर्टिकुलरली जेनेटिकली आइडेंटिकल जो इंडिविजुअल होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो क्लोन कहलाता है। जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए आपके पास जो है एक प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है, पौधे से आपने एक कोशिका ली, वहां पर कोशिका यानी कि कोई भी उसमें से कोई सेल ली, और उस सेल को जो है आपने चाहे पत्तियों में से लिया हो, चाहे रूट में से लिया हो, चाहे स्टेम में से लिया हो, आपने उस पत्तियों को निकाल करके दूसरी जगह पे उसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रेंट मीडिया में रख करके जो उसको क्या किया, उसको जो है एक तरह से नॉरिश करना शुरू किया। अब वही जो है धीरे धीरे ग्रो होकर के क्या बनाएगा, एक कंप्लीट जो है वो प्लांट तैयार कर देगा, नया प्लांट जो है वैसा ही तैयार कर देगा। तो वहां पर हमने क्या देखा कि हमने किसी बीज का इस्तेमाल नहीं किया, प्लांट के किसी पार्ट से एक छोटी सी कोशिका निकाली, और उस कोशिका को जो हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा, लेबोरेटरी कंडीशन में उसको ग्रो करवाया, और उससे एक नया प्लांट बन गया। तो वो प्लांट बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, जिस पत्ती से, जिस पेड़ की पत्ती से हमने वो सेल ली है, सेम उसी की तरह वो रहेगा, क्योंकि वो कोशिका ही उसकी है और उसमें किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन नहीं हुई, किसी तरह का कोई क्रॉस वहां पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम समझे, तो क्लोन, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जब बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत देखिए क्लोन बनाए जाते हैं, यानी कि वहां पर जो है सीडलिंग्स तैयार करने के लिए, नए पौधे तैयार करने के लिए जो है क्लोन्स बनाए जाते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली एनिमल रिलेटेड जब एक्सपेरिमेंट ये किए गए, तो एक तो हम जानते हैं कि ह्यूमन में भी, जैसे ह्यूमन की भी अगर हम बात करें, तो दो तरह की देखिए नॉर्मली जो सेल्स को अगर हम क्लासिफाई करें, तो एक होगी आपकी देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर तो तैयार करेंगे, उन्हें हम सोमेटिक सेल कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्या कहेंगे उसे, सोमेटिक सेल कहेंगे। दूसरी हमारे पास होती है, जैसे जो स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, वो सेक्सुअल सेल्स होती हैं, गैमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैसी है भाई, सेल दो तरह की है। तो मोस्ट कॉमनली जो रिप्रोडक्शन का काम है वो किसका है, वो सोमेटिक सेल का नहीं है, वो किसका है, वो जो दूसरी सेल हमने देखी, ठीक है, सेकेंड सेल, यानी कि जो स्पर्म सेल होगी या एग सेल होगी, उनका काम होता है रिप्रोडक्शन का। तो ये तो हम जानते हैं कि मान लीजिए जो एग सेल है, एग सेल को ग्रो किया जा सकता है, स्पर्म सेल को ग्रो करा करके, एग सेल को ग्रो करा करके, उनका फ्यूजन करा करके जो है न्यू इंडिविजुअल तैयार किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर कि सोमेटिक सेल को भी यहाँ पर ले जा करके क्या तैयार किया जा सकता है, इंडिविजुअल को कोई नया प्राणी जो है बनाया जा सकता है।
सिमिलर प्राणी जो है बनाया जा सकता है, तो ये इसका जवाब रहेगा कि हाँ बनाया जा सकता है। तो वही एक्सपेरिमेंट जो इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो डॉली थी कौन थी भाई, ये फर्स्ट क्लोन था भाई, मैमल का क्लोन था, यानी कि जो दुधारू पशु हो गए भाई, ठीक है, उनका सबसे पहला क्लोन था ये, जिसको जो है एक कोशिका से बनाया गया था। अब कोशिका की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोशिका कौन सी थी भाई, वो थी सोमेटिक सेल। कौन सी सेल थी? सोमेटिक सेल। जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की सेल होती है, सोमेटिक सेल जो दैहिक संरचना बनाएगी, दैहिक आकार बनाएंगी। दूसरी हमारे पास रहती है कौन सी, स्पर्म सेल, ओवम सेल, जिसे हम जो है एक तरह से गैमेटिक सेल भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यानी मेजर काम किसका है, जो गैमेट्स है, जो रिप्रोडक्शन वाली सेल है, उनका काम है रिप्रोडक्शन करना, यानी कि न्यू इंडिविजुअल बनाना। बट यहाँ पर हमने एक नॉर्मल सोमेटिक सेल का इस्तेमाल लिया और एक नया इंडिविजुअल तैयार कर दिया, एक नया प्राणी जो है हमने यहाँ पर उससे तैयार कर दिया। अब नया ये नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो अलग रहेगा, सिमिलर रहेगा, जेनेटिकली सिमिलर जो है वो अपने पेरेंट से, जिससे उस सेल को लिया गया है, उसकी तरह रहता है। तो ये ध्यान रखना आपने। पहला मैमल क्लोन की अगर हम बात करें तो वो था डॉली। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड की, मेथड कौन सा था वहां पर भाई, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड का यूज यहां पर किया गया था, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। यानी कि यहां पर किसी तरह की रिप्रोडक्टिव सेल को ना लेकर के दूसरी जो सोमेटिक सेल रहती हैं वो ली गई थी। और सोमेटिक सेल कहां से ली गई थी? मेमोरी ग्लैंड से उसकी, ठीक है, जो उसकी दुग्ध ग्रंथियां थी भाई, वहां से जो है एक सेल निकाली गई, एक कोशिका निकाली गई थी, उसके अडर से एक कोशिका निकाली गई थी। और उस कोशिका को जो है क्या किया गया था, उसमें से न्यूक्लियस निकाला गया था। ओके, अगर न्यूक्लियस हम समझे, देखिए अगर कोई नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको समझने के लिए ये काफी है कि जैसे जो कोशिका है भाई, दो मेजर भागों में हम कोशिका को बांट सकते हैं। जैसे एक भाग हो गया, देखिए ये कंप्लीट कोशिका हो गई, ठीक है। कोशिका में देखा जाए तो ये वाला भाग जो है क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इस भाग को। ध्यान देना देखिए इस पे, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। दूसरा एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है, ठीक है, जैसे पूरे भारत को चलाने के लिए क्या होती है, केंद्र सरकार होती है, राज्य को चलाने के लिए राज्य की सरकार होती है। तो वैसे ही कोशिका के लिए जो मेजर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है वो कौन सा होता है, वो इसका ये केंद्रक रहता है, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये केंद्रक इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पाया जाता है डीएनए आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक को आगे ले जाते हैं, जैसे हम जानते हैं, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए होता है वही क्या करता है, वो जेनेटिक ट्रेट्स को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा सकता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर हैं, कोई ना कोई कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली जो है या जेनेटिकली कुछ कैरेक्टर्स हमारे उनसे मिलते हैं। तो वो कैरेक्टर किस तरह से मिलते हैं, वो तभी मिल पाते हैं क्योंकि सेल्स जो रहती हैं, सेल्स के अंतर्गत जो न्यूक्लियस रहता है उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब जरूरी नहीं सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में ज्यादा मात्रा में होता है, बाकी इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में भी पाया जाता है। बट मेजर जो यहाँ पर काम रहता है वो न्यूक्लियर मटेरियल का रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो यहां से समझना आपने। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया, डॉली को जब बनाया गया तो उस वक्त जो सोमेटिक सेल थी, यानी ये जो दैहिक संरचना बनाने वाली एक कोशिका थी, जो उसकी दुग्ध वाली जो ग्रंथियां थी वहां से निकाली गई थी, उसमें से ये बाहर का साइटोप्लाज्म हटा दिया गया, सिर्फ क्या रखा गया, ये न्यूक्लियस रखा गया, ठीक है। ये बाहर का साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन क्या कर दिया गया, साइड कर दिया गया, सिर्फ जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस जो है वहां पर रखा गया और इस न्यूक्लियस को लिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ इसके साथ वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ध्यान देना है यहाँ पर, इसको डेवलप कब किया गया था, डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 5 जुलाई 1996 को इसको जो है रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में डेवलप किया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे, इयान विल्मट एंड कीथ कैंपबेल, और इनकी टीम ने जो है मिलकर के इसको बनाया था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस लिया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा काफी ज्यादा भी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए बनाया किस विधि के द्वारा गया था, इसको सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा बनाया गया था। पहली बात ये ध्यान रखने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए जब तक ये डॉली क्लोन नहीं बनाया गया था तब तक जो है साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो सोमेटिक सेल है भाई, दैहिक संरचना बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें से जो है कोई नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता, कोई प्राणी जो है उनमें से तैयार नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ सेक्स सेल से किया जा सकता है या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनसे से किया जा सकता है। बट जब जो है डॉली क्लोन बन करके यहाँ पर तैयार हो गया, ये विकसित हो गया, तब जो है वो भ्रम भी दूर हो गया साइंटिस्ट का कि नहीं, जो सोमेटिक सेल है उनसे भी जो है एक एनिमल तैयार हो सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए
तो ये भी एक तरह का क्लू मिला कि सिर्फ और सिर्फ जो एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं, भ्रूण निर्माण करने वाली जो गैमेटिक सेल्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं से नहीं, सोमेटिक सेल से भी जो है क्या बन सकता है, क्लोन बन सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, और इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो भी एडल्ट सेल होती हैं उन सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और उसके इस्तेमाल से जो है एक न्यू इंडिविजुअल, एक कंप्लीट नया जो प्राणी है, जो एनिमल है, उसको विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रूव हो गया कि सिर्फ जो एम्ब्रियोनिक सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए बनी थी, जो सेल स्पर्म एग सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए बनी थी, सिर्फ उन्हीं से नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें सोमेटिक सेल से भी जो है एक नया इंडिविजुअल तैयार हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, साइंटिस्ट को आपने याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इयान विल्मट और कीथ कैंपबेल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसकी रिसर्च सिग्निफिकेंस की। तो जैसे मैंने पहले बात की कि जो रोजलिन इंस्टीट्यूट है ये ऐसी रिसर्च में इन्वॉल्व रहता है भी। ठीक है, जहां पर देखा जाए कि इसके बहुत सारे ऐसे भी कार्यक्रम थे, ऐसे उद्देश्यों के साथ जो है कार्यक्रम चलाए गए कि हम एक ऐसे एनिमल्स को बनाएंगे, ऐसी एनिमल की जो प्रजातियां रहती हैं उनको विकसित करेंगे, लाइवस्टॉक एनिमल्स की जो पशु पाले जाते हैं उनकी ऐसी प्रजातियां विकसित करें जिनमें बीमारियां कम लगे भी। ठीक है, जिनमें क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, उनकी उत्पादकता ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा हो। जैसे अगर भेड़ की बात करें हम, जो ये डॉली है भाई, शीप है, भेड़ है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो हायर यील्ड क्या होगी भाई, यील्ड किससे कंपेयर करेंगे, या तो मिल्क के लिए, या दूसरा देखा जाए तो वूल के लिए यानी ऊन के लिए। तो ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इसके अलावा इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा हो, इसलिए जो है इस तरह की नई नई ये जो प्रजातियां हैं इनको विकसित किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्लोनिंग की। क्लोनिंग अलाउड द रेप्लिकेशन ऑफ एनिमल्स विद स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट, यानी कि जब हम क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग में कंट्रोल्ड कंडीशन में की जाती है। जिस सेल से हम क्लोन बनाएंगे सिमिलर उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक उसमें आएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं, जो ट्रेट चाहते हैं, जो गुण चाहते हैं आगे बनने वाली प्रजाति में, तो वो हम अपने हिसाब से जो है वहां पर उसी तरह की सेल को कलेक्ट करेंगे, और फिर जाकर के जो है उसको हम क्या करेंगे, वहां पर जो है उससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप करेंगे। इसके बाद देखिए अगर इसके साइंटिफिक इंपैक्ट को हम समझें, ठीक है, साइंटिफिक इंपैक्ट को समझें, तो एक तरह का पूरा रेवोल्यूशन था ये। सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में यहां पर कंप्लीट जानकारी मिली, काफी ज्यादा जानकारी मिली। जैसे सीमित थे पहले कि एम्ब्रियोनिक सेल से ही बन सकता था क्लोन, अब जो है यहां पर बात करें तो सोमेटिक सेल से भी क्लोन बनने लगे। अब जरूरी नहीं सिर्फ ये एक ही क्लोन बनाया गया था, इस बात पे भी ध्यान रखना है। कब हमने देखा, 1996 में इसको डेवलप किया गया था, और इसी साल 4 और भी क्लोन्स बनाए गए थे। ठीक है, डॉली भी बनाई गई थी इसी साल, बट देखा जाए तो 4 और भी क्लोन्स बनाए गए थे, बट वो एम्ब्रियोनिक सेल से बनाए गए थे, वो ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें सेड्रिक नामक एक क्लोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सेड्रिन, सीरिन, इस तरह के अलग अलग जो है 4 और भी क्लोन बनाए गए थे, बट वो एम्ब्रियोनिक सेल थे। सोमेटिक सेल से ये डॉली सबसे पहला बनाया गया क्लोन था। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें, इसी खोज से जो है यहां पर एक और फाउंडेशन तैयार होती है। कौन सी फाउंडेशन तैयार होती है, थेरेपेटिक क्लोनिंग की। जैसे मान लीजिए अगर किसी तरह की बीमारी से कोई अंग खराब हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए फेफड़े खराब हो गए भाई, किसी फेफड़े की डिजीज से, किसी लंग्स डिजीज से अगर जो है लंग्स खराब हो जाते हैं, तो वहां पर किसी दूसरी कोशिका को लेकर के, अब वो एनिमल तो मर जाएगा भाई, ठीक है, जिसके लंग्स खराब हो गए, लंग्स डिजीज उसको होगी, वो एनिमल मर जाएगा। तो अगर वो कोई अच्छी प्रजाति थी, अगर वो मर जाती है तो वहीं पर वो जो है प्रजाति एक तरह से खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर क्या है कि अब लंग्स में तो बीमारी है, तो उस सेल को तो हम नहीं ले सकते, बट बाकी सेल्स को तो ले सकते हैं उसकी बॉडी से, और उसी से जो हम एक वैसा ही फिर से इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं, ताकि वो जो है कंटिन्यूस वो स्पीशीज रहे, किसी तरह के ऐसा विलुप्त ना हो वो बीच में। ठीक है, तो इस तरह इसे क्या कहा जाता है, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग इसे कहा जा सकता है। कि अगर एक स्पीशी में बीमारी फैल जाए, ठीक है, अगर बीमारी फैल जाती है तो जिस अंगों में, जिन जिन अंगों में बीमारी लगी है, ऐसा नहीं कि हर एक पूरी पूरी बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं तो सेल बची होंगी जहां पर बीमारी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म में नहीं पहुंचा होगा, तो उस सेल को लेकर के जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, फिर वैसा ही इंडिविजुअल तैयार किया जा सकता है। तो इससे जो प्रजाति पे खतरा है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर स्टेम सेल रिसर्च, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं भाई, ब्लड सेल में ये तरीका अपनाया जा सकता है, उनकी क्लोनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है एक फाउंडेशन रखी, इस रिसर्च ने फाउंडेशन रखी इन डिफरेंट टेक्निक्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन फील्ड में भी जो है इसकी नींव रखी। इसके बाद अगर हम समझे, देखिए यहाँ पर इसकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस की, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या रही कि डॉली प्रूव्ड क्लोनिंग ऑफ मैमल फ्रॉम एन एडल्ट सेल इज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो डॉली ने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी सोमेटिक सेल से, जो एडल्ट सेल हो, मेच्योर सेल हो, उससे जो है एक नया इंडिविजुअल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, उससे जो है क्लोन बनाया जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए मार्क द न्यू एरा इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च, और इससे जो है एक नए युग की ही शुरुआत समझिए वो हुई
कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल ही नहीं, सोमेटिक सेल भी इन्वॉल्व हो सकती हैं क्लोन बनाने में। बट देखा जाए, देखिए यहाँ पर अगर ये एनिमल में पॉसिबल हो पा रहा है तो ये ह्यूमन में भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जो है ये काफी ज्यादा डिबेट में जो है ये टॉपिक रहे आपके, ये क्लोन्स बनाने वाले, ठीक है, कि एनिमल पे अगर हो रहा है तो कोई जो है इसका दुरुपयोग करके इंसानों के क्लोन बना देगा, तो एक जगह पर कभी एक इंसान एक जगह पे भी होगा, किसी दूसरी जगह पे भी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा एथिकल डिबेट के अंतर्गत रहा, बहुत सारी डिबेट जो है इसके अंतर्गत चली, और अभी तक भी जो है ये डिबेट के अंतर्गत यहाँ पर आता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है भाई। चलिए अब देखिए कंप्लीटली यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक समझते हैं कि कैसे जो है डॉली शीप को बनाया गया था। तो देखिए लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो बर्थ से शुरू करते, देखिए यहाँ पर इसके जन्म से शुरू करते हैं। देखिए किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा। ये टेक्निक के द्वारा आप समझ गए कैसे बनाई गई भाई। यहाँ पर जो सोमेटिक सेल मैंने बताया था आपको, जो न्यूक्लियस वाला, कि इसको याद रखना। देखिए सोमेटिक सेल से क्या निकाला, न्यूक्लियस निकाला। तो यहाँ पर दो ब्रीड्स थी हमारे पास, ठीक है, दो प्रजातियां थी भेड़ों की। फिर उनका इस्तेमाल करके, उन दो प्रजातियों का इस्तेमाल करके जो है डॉली शिप को बनाया गया। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस डोनर यानी जो सोमेटिक सेल कहां से निकाली गई थी, वो निकाली गई थी इस शीप से। जो ये शीप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली भेड़ की नस्ल, इसे कहा जाता है फिन डॉर्सेट। कौन सी है भाई, ये आपकी फिन डॉर्सेट शीप। ये जो फिन डॉर्सेट शीप है, सिमिलर डॉली भी इसी की तरह देखने को है, ठीक है। सिमिलर जो उसके अगर हम बात करें जेनेटिक जो मेकअप है कंप्लीट, उसकी अगर बात की जाए तो वो किस कैसा है, वो इसकी तरह रहेगा भाई, डॉली की तरह। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो यहां से लिया गया है, इस एनिमल से वो न्यूक्लियस निकाला गया है। जो हमने बात की थी कि सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस निकाला गया, केंद्रक निकाला गया, जिसमें जो है जेनेटिक मटेरियल था, पूरे पूरे कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। फिन डॉर्सेट ये है, इसमें भी आपने ध्यान रखना, ये जो फिन डॉर्सेट है ये पहले से ही क्रॉस ब्रीड है भाई, ठीक है। ये पहले से ही एक संकर ब्रीड है, एक हाइब्रिड है, क्रॉस ब्रीड है। तो ये फिन और डॉर्सेट ये अलग अलग जो है ब्रीड से क्रॉस करा करके फिन डॉर्सेट बनाई गई है। जो ये फिन है ये कहां से आई, ये आया फिनलैंड से। फिनलैंड की एक डोमेस्टिकेटेड ब्रीड रहती है, ठीक है, वो लेकर के। दूसरा डॉर्सेट यानी ब्रिटेन की एक डोमेस्टिकेटेड ब्रीड है। तो ध्यान रखना है, इन एरिया को भी याद रखना भी, ठीक है। फिन डॉर्सेट जो बनाई गई थी फिनलैंड, फिनलैंड और इसके अलावा कहाँ की भाई, ब्रिटेन की एक ब्रीड ले गई थी, ठीक है। ब्रिटेन और फिनलैंड की जो है यहाँ पर ब्रीड लेकर के डेवलप किया गया था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रिटेन और फिनलैंड। अब देखिए ब्रिटेन और फिनलैंड से क्या बनाएगी, फिन डॉर्सेट बनाएगी, ये वाली ब्रीड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये जो फिन डॉर्सेट बनाई गई थी, इसमें से सोमेटिक सेल ली गई, उस सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस निकाला गया, ठीक है। और फिर जाकर के सेकेंडली अगर देखा जाए तो दूसरा वहां पर सेकेंड जो ब्रीड थी वो थी ये वाली, ठीक है। ये ब्रीड थी कौन सी, स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप इसे कहा जाता है, ठीक है, स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप। अब इसमें से क्या किया गया, इसमें से जो है एग सेल ली गई, ठीक है। ये एग सेल डोनर कौन रहती है, स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप, ये आप देख पा रहे हैं। जो न्यूक्लियस डोनर है, सोमेटिक सेल वाला न्यूक्लियस जिससे निकाला गया है, वो है ये फिन डॉर्सेट। यानी इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, इनके बीच में जो है, इनके सेल्स के बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है। यहां से न्यूक्लियस लिया गया, यहां से सेल ली गई, इनके बीच में क्रॉस कराया गया। फिर जब वहां पर क्या हुआ, कंप्लीटली जब उनकी फ्यूजन हो गया, सेल का फ्यूजन जब कराया गया भाई, उस फ्यूजन कराने के बाद जो है उस एम्ब्रियो को, ठीक है, भ्रूण तैयार हुआ, वही फ्यूजन के बाद जाइगोट तैयार हुआ, उसको इम्प्लांट कर दिया गया इसके अंदर, जो सेकंड वाली। तो ध्यान रखना, इम्प्लांट किसके अंतर्गत किया गया, किसके गर्भाशय में फिर उस एम्ब्रियो को डाला गया, वो डाला गया स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। तो इसे क्या कहा जाएगा, सोरोगेट मदर कहा जाएगा, इसकी क्या कहा जाएगा, सोरोगेट मदर कहा जाएगा। अब देखिए बात करें फिर जाकर के जो है 5 जुलाई 1996 को रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में जो है इसने जन्म लिया भाई, ठीक है। कंप्लीट जब ये डेवलप होकर के इसके अंदर जो है ये पली, और इसके बाद जो है इसने जन्म जब लिया, कब लिया, 5 जुलाई 1996 को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके जन्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया रोजलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा 22 फरवरी 1997 को, ठीक है। 1997 को जो है ये पब्लिकेशन के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, अनाउंस किया गया, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशन के द्वारा बताया गया कि ऐसी एक शिप जो है डेवलप की गई है। तो ये जो दो डेट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जन्म वाली डेट और दूसरी देखा जाए तो इसका जो है अनाउंसमेंट वाली डेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो सोमेटिक सेल या न्यूक्लियस डोनर की जब बात अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर फिन डॉर्सेट ईव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जब पूछा जाएगा कि सोरोगेट मदर कौन थी, किसके अंदर वो भ्रूण को जो है फिर एक तरह से रखा गया था, ठीक है, जब जो है किस शीप से जो है डॉली ने जन्म लिया, तो वो आएगा आपका ये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक किसके आएंगे भाई यहाँ पर,
जिससे न्यूक्लियस लिया गया है, जिससे जेनेटिक मटेरियल लिया गया है इसका। तो इसलिए जो डॉली शीप है वो इस फिन डॉर्सेट की ही एक तरह की स्पीशीज मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस लिया गया है वो इस शीप से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं रोजलिन में ये कब तक रही भाई, ठीक है, किस तरह से रही वहां पर। तो देखिए इसको जो है फ्लॉक में ही रखा गया, यानी कि जो झुंड रहता है इनका भी, ठीक है, भेड़ों का जो झुंड है क्या कहा जाएगा, उसे फ्लॉक कहा जाता है। जैसे गाय भैंस के झुंड को हर्ड कहा जाता है, तो ऐसे फ्लॉक कहा जाता है। तो रोजलिन इंस्टीट्यूट में ही बाकी जो एक्सपेरिमेंट की हुए जो क्लोन्स या अदर भेड़ें थी वहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए उनके साथ ही इसको जो है रखा गया था। मेटिंग इसकी कराई गई थी, ठीक है, कॉपुलेशन यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो इसकी मेटिंग कराई गई थी, जो रैम भाई, ठीक है, जिसका नाम डेविड था, यानी कि जो मेल भेड़ थी भाई वहां पर, ठीक है, जो मेल भेड़ थी उसका नाम था डेविड, उसके साथ इसकी रिप्रोडक्शन कराई गई। उसके बाद जो है इसने मेमनों को जो जन्म दिया, 6 मेमनों को जन्म दिया, ठीक है, इसने जो है 6, और जो छोटे छोटे इसके बच्चे रहते हैं भेड़ के, उनको जन्म दिया। कितने थे वो, 6 थे, अलग अलग सालों में उनको जन्म दिया। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बनी नाम था एक का 1998 में जिसको जन्म दिया। सेली और रोजी नामक 2 जो इसके लैम्प्स थे, मेमने थे, उनको 99 में जन्म दिया। फिर ल्यूसी, डार्सी और कॉटन नामक जो 3 और इसके जो है ऑफस्प्रिंग थी, उनको जो है 2000 ईस्वी में इन्होंने जन्म दिया। यानी कि यहां से ये भी प्रूव हो गया कि जो क्लोन्ड एनिमल होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो आगे जो है जनरेशन टू जनरेशन वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आगे जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया था, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारे पास इलनेस रिलेटेड इसकी, यानी कि अब लाइफ साइकिल इसका चल रहा था, इसने जन्म भी दे दिया भाई, अच्छी खासी ये जी भी, बट उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें बीमारी फैली भाई, क्योंकि कॉमनली देखा जाए तो भेड़ों में बीमारी फैल जाती है, थोड़ा सेंसिटिव रहती है। गोट के कंपैरिजन में, बकरियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो भेड़े हैं वो थोड़ी सेंसिटिव रहती है, संवेदनशील रहती है बीमारियों के लिए। तो देखिए इलनेस की अगर बात की जाए तो 2001 की बात है ये, ठीक है, वर्ष 2001 की बात है। आर्थराइटिस जो है इसको हो गया, क्या हो गया इसको, आर्थराइटिस हो गया, यानी कि एक तरह से जिसे गठियापन कहते हैं, इसके जोड़े जो है एक तरह से अकड़ने लग गए, यानी कि लेमनेसनेस आ गई, ये चल फिर नहीं सकती थी अच्छे से फिर, ठीक है। तो एक तो वो कारण रहा, जिसके बाद जो है इसकी फिर एक तरह से काफी ज्यादा इसको जो है तकलीफें झेलनी पड़ी गई, ठीक है, स्टिफनेस हो गई इसमें, एक तरह से जकड़न जो है इसकी मसल्स में होने लग गई, बट उसको ठीक कर दिया गया था सही से फिर, ठीक है, उसको ट्रीट कर दिया गया और ये ठीक हो गई थी उसके बाद। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, देखिए, कंसर्न ड्यू टू अनदर क्लोन्ड शीप सेड्रिक डाइंग फ्रॉम शीप पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस, ये भी ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, शीप पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस, यानी कि एक लंग डिजीज होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है जो भेड़ों में होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1996 में जब डॉली को बनाया गया था, साथ ही साथ जो है दूसरे सेड्रिक, देखिए यहाँ पर सेड्रिक नामक एक और भी, और 4 और भी बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें से एक ये था, 3 और थे, ठीक है, ये भी क्लोन बनाए गए थे। और इस क्लोन की जो मौत हुई थी वो लंग्स डिजीज से हुई थी, फेफड़ों की बीमारी से हुई थी 2000 में, ठीक है, 2000 ईस्वी में जो इसकी मौत हुई थी, ठीक है। तो यहां से देखिए फिर क्या हुआ कि वही शीप की जो डिजीज थी जिससे जो है सेड्रिक नामक क्लोन की मौत हुई थी, उसी डिजीज का जो है एक तरह से संक्रमण किसमें फैल गया, डॉली शीप में भी फैल गया। आर्थराइटिस तो उसका ठीक हो गया था, बट उसके बाद जो है ये बीमारी उसमें फैल गई, लंग्स कैंसर उसमें हो गया, और फिर जाकर के जो है उसमें क्या होगी, उसकी डेथ होगी इस बीमारी के कारण। और फिर फरवरी 2003 में जो है ये जो लंग्स डिजीज उसमें फैली, कब फैली, फरवरी 2003 में कंप्लीटली जो है वहां पर ये डिटेक्ट हो गया, सीटी स्कैन से ये पूरा पता चल गया कि उसके लंग्स में जो है ट्यूमर जो है वहां पर हो गए हैं इस वायरल इन्फेक्शन के कारण। उसके बाद देखा जाए, देखिए, यूथनाइज्ड ऑन 14 फरवरी 2003, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो है फिर मौत हुई, कब हुई, 14 फरवरी 2003 को जो है इसकी मौत हुई, जब जो है ये कितने साल की हुई थी, 6 साल की हुई थी, ठीक है, यानी कि 6 साल की एज में जो है डॉली शिप की मौत हो चुकी थी। और जो नॉर्मल लाइफ स्पेन रहता है इसकी रिलेटिव स्पीशीज का, रिलेटिव स्पीशीज कौन थी, जो अभी हमने देखा, फिन डॉर्सेट। तो फिन डॉर्सेट जो शीप है वो जीती है लगभग आपका 11 से 12 साल तक, ठीक है, 11 से 12 साल तक उसका लाइफ स्पेन रहता है फिन डॉर्सेट का। बट ये जो है उसके एवरेज लाइफ स्पेन के आसपास ही इसकी डेथ हो गई थी, लगभग 6 साल की एज में ही इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर फिर ये भी डाउट आने लगा कि जो क्लोन्ड एनिमल होते हैं भाई वो जो है जल्दी मर सकते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, कि क्लोनिंग वाले एनिमल ही जल्दी मरते हैं। बट जब यहाँ पर ये चीजें देखी गई कि अदर भी क्लोन्ड एनिमल थे, ठीक है, दूसरे भी क्लोन्ड एनिमल थे, या अदर भी जो स्पीशीज रहती हैं इसी, ठीक है, इसी की जो अदर स्पीशीज है फिन डॉर्सेट, उनमें भी ये बीमारी से काफी ज्यादा मौतें हो जाती हैं भाई। तो फिर क्लोनिंग को इसका रीजन नहीं रखा गया कि उसकी डेथ जो है क्लोनिंग से हुई होगी, कि वो क्लोन था तब डेथ हुई, नहीं, बीमारी यहाँ पर मेजर रीजन थी। यानी कि जो क्लोन है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, वो अपना कंप्लीट लाइफ स्पेन भी कर सकता है, बस उसमें कोई बीमारी वगैरह जो है ज्यादा ना फैले, ठीक है।
तो यहाँ पर उसका जो डेथ का रीजन है वो लंग डिजीज रही, ना कि किसी तरह का उसका क्लोनिंग होना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया। इसके बाद देखा जाए, देखिए इसकी लेगेसी मेंटेन रही अभी तक देखा जाए तो रोजलिन के नेशनल म्यूजियम में, स्कॉटलैंड के, सॉरी ठीक है, स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में 2003 के बाद से इसकी बॉडी को इस तरह से देखिए प्रिजर्व करके रखा गया है, अभी तक रखा गया है। ठीक है, और देखा जाए देखिए ये साइंटिफिक जो एक तरह का सिंबल भी बनता है, यहाँ पर देखा जाए देखिए हमारे पास साइंटिफिक एक अचीवमेंट का सिंबल भी बनता है, और साथ ही साथ एक डिबेट का भी एक तरह का ये सिंबल रहा कि अगर एनिमल में हो रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं ये ह्यूमन में भी हो सकता है। इसलिए एथिकल डिबेट्स जो है इस पे अभी तक चलती हैं। और देखा जाए देखिए यहाँ पर ये प्रूव हो गया इससे कंप्लीटली कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो है एक कोशिका से तैयार किया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए इससे जो है क्लोनिंग के और ज्यादा एडवांसेस का पता यहाँ पर लगा कि क्लोनिंग से क्या क्या हो सकता है। सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल तक सीमित नहीं है, आपका सोमेटिक सेल से भी क्लोनिंग की जा सकती है। जेनेटिक्स की स्टडीज करना यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा फिर शुरू किया गया। स्टेम सेल रिसर्च जैसी नई नई जो टेक्नोलॉजीज रहती है उनकी नींव जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये रहती है देखिए ओवरऑल कहानी डॉली शीप की। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते थे, इससे रिलेटेड पॉइंट बनते थे, सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। चलिए फाइनली यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कंप्लीट जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं टेक्निक की। तो टेक्निक आपने ध्यान रखनी है भाई, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, और जो सोमेटिक सेल डोनर था यहाँ पर कौन था भाई, वो थी आपकी फिन डॉर्सेट शीप। ठीक है, अब देखिए बॉर्न यानी कि कब जो है इसका जन्म हुआ, 5 जुलाई 1996 को इसका जन्म हुआ। इसके बाद अनाउंसमेंट कब की गई इसके जन्म की, 22 फरवरी 1997 को की गई, 1997 को की गई। इंस्टीट्यूशन कौन था जहां पर इसको डेवलप किया गया था, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में इसको डेवलप किया गया था। साइंटिस्ट कौन इन्वॉल्व थे, इयान विल्मिट एंड इसके अलावा कीथ कैंपबेल और इनकी टीम जो है इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए डोनर सेल की, तो जो डोनर सेल थी यहाँ पर वो किससे ली गई थी, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, डोनर सेल न्यूक्लियस जो लिया गया था यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस आपने ध्यान रखना है, न्यूक्लियस लिया गया था कहां से, मेमरी ग्लैंड सेल से। ठीक है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वहां से अडर से निकाला गया था भाई। ठीक है, वो थनों के पास से इंटरनल पोर्शन से जो है अडर से, मेमरी ग्लैंड से जो है कोशिका निकाली गई थी। कहां से, वह किस शीप से, फिन डॉर्सेट शीप से, जिसकी तरह फिर डॉली देखने को भी होती है। ठीक है, सिमिलर उसी की तरह देखने में रहती है वो। एग डोनर कौन था यहाँ पर भाई, जिस सेल के साथ फ्यूजन कराया गया और फिर एक कंप्लीट जाइगोट एक तैयार हुआ, डेवलप किया गया, एक तरह का जाइगोट या एक तरह का फ्यूज्ड सेल वहां पर कंप्लीट बनी, यहां से ली गई सेल। ठीक है, यहां से ये इससे स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से सेल ली गई, यानी साइटोप्लाज्म लिया गया बाहर का। और दूसरे से अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या लिया गया आपका, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस लिया गया। इस सेल से क्या कर दिया गया था, न्यूक्लियस हटा दिया गया था, इससे जो है साइटोप्लाज्म हटा गया था, यानी कि न्यूक्लियस भी है, अब हमारे पास साइटोप्लाज्म भी है। दोनों को एक तरह से फ्यूज करा करके डेवलप कराया और डॉली शिप का वहां पर निर्माण हुआ। कैसे, फिर इसी के अंदर जो है उसको इम्प्लांट कर दिया गया था, इसी के गर्भाशय में उसको रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। सॉरोगेट मदर कौन है यहाँ पर भाई, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो है सॉरोगेट मदर यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। फिर अगर डेथ की इसकी बात करें, देखिए 14 फरवरी 2003 को जो है इसकी डेथ हुई। और वहीं पर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें देखिए इसकी, तो किस लिए भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहली जो है सोमेटिक सेल क्लोन्ड शीप जो है हमारे पास देखने को मिलती है। इस तरह से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं भाई जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो कंप्लीटली इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीट किया। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर साइंस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड या इसके अलावा इकोनॉमिक्स से संबंधित, पशुपालन संबंधित, अगर पटवारी परीक्षा रिलेटेड अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जो है जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने जो है सो एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।